सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंड सेट। तो मैं वापस आ गया हूँ एक नई मैथ्स की वीडियो लेके। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिकली मैट्रिक्स जो था, वो जो हमारा पार्ट था मैट्रिक्स वन, वो हमने कवर कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि डिटरमिनेंट को एंड भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई हम 10 अप्रैल से पहले सिलेबस हो सके कवर कराएंगे, ठीक है। तो आज 8 है, मैं 8 की रात को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे बी आपको 9 की मॉर्निंग में ही अपलोड कर दूंगा मैं, सो दैट 9 की इवनिंग का टाइम और 10th का टाइम हमें प्रोबेबिलिटी के लिए मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि भाई मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, काफी बच्चे अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी जरूर उसे अवेल करें, ठीक है। काफी अच्छी चीज है यार। देख लो आप अपने दोस्तों का स्कोर, देख लो वो कैसे आप स्कोर तो ऑलरेडी हम डाल रहे हैं हर बार, तो देखो आप कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे वो मेहनत करेंगे उनका इंक्रीज भी होता जा रहा है, कुछ का डिक्रीज भी हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि काइंड ऑफ लेवल भी हम इंक्रीज कर रहे हैं ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि आपको जो हमने फ्री मॉक टेस्ट में दिया था तो सब सोच रहे थे कि भाई हमारे तो नंबर आ रहे हैं 500 अबो, तो हमारे उसमें भी इतने आएंगे। भाई लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के एनसेट का लेवल भी इंक्रीज होने वाले हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि जेई के अंदर, मतलब जेई के अलावा भी कोई टेस्ट है जिससे कि हम आईआईटी में जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली लोग उसे वो करेंगे। तो ऐसा ही है, ठीक है ना। अभी हमें नहीं पता कि इस साल कट ऑफ क्या हो जाए, ठीक है ना, कुछ नहीं कह सकते। अगर इस साल ज्यादा लोगों ने फॉर्म दिया है, कुछ अच्छे लोग आ गए पेपर देके, तो वो कितनी भी अच्छी कट ऑफ बना सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पेपर को जितना हो सके थोड़ा उस लेवल से आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, मतलब टॉप मोस्ट हायरार्की का आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, ताकि आप अच्छा ही परफॉर्म करो, ठीक है ना। तो चलिए उस पर ज्यादा भाषण नहीं देता हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि डिटर्मिनेंट की जो हमारी डेफिनेशन है, वो क्या है बेसिकली, कि मतलब हर एवरी टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मतलब इस पे फोकस कीजिएगा। ए ऑफ, मतलब ये मैंने आपको बताया था, आई क्या होती है, रो होती है, जे क्या होता है, कॉलम होता है, उसको आई और जे को ऐसे डिनोट किया जाता है। ऑफ ऑर्डर एन, एक ऑर्डर एन का जो मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर जो है उसे एसोसिएट कर सकते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑफ एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो होता क्या, डिटरमिनेंट निकालते कैसे, ऑफ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑफ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें निकाला है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है। तो मान लीजिए लेट कर लेते हैं हम कोई भी एक सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, ठीक है। आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, दो ही रो है, दो ही ऑर्डर है, सॉरी दो ही रो है और दो ही कॉलम है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, टू, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम इसका डिटरमिनेंट देखो कैसे निकालते हैं। ए को मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और इसको बी और सी को मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि ए डी माइनस सी डी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर इसे हम ए मानते हैं, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। जैसे कि हम एक मतलब मैट्रिक्स लेके चलते हैं, एक ओरिजिनल मैट्रिक्स। मान लो अगर हमने ये ए लिया, तो जैसे मान लो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालते, तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 -6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2। और -2 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। उसमें लिखा भी हुआ था कि ए क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी। तो ये तो नेगेटिव आया है, तो इंटीजर, तो रियल के अंदर इंटीजर तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है आपका सेकंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेसिक है, देखो मुझे पता है आपने ये पहले ही कर रखा है, ठीक है ना, बट मेरा काम बनता है कि आपको एक बार रिवाइज करा दूं। ऐसे ही मान लो ऑर्डर थ्री का कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो कोई भी एक मान लेते हैं हम मैट्रिक्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इसको किसी एक रो या कॉलम को मतलब आप कैप्चर कर लो और उसके अकॉर्डिंगली हम इसे एक्सपेंड करते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये जो हमारी रो है इसे मैंने R1 को मतलब मेन मान लिया, तो अब कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो वन, देखो जैसे ये है तो इस लाइन को छोड़ देंगे एंड इस लाइन को छोड़ देंगे जो इसके नीचे वाली है, इसको सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स की तरह एक्सपेंड कर देंगे। जो ये वन है इसको यहाँ पे लिखते हैं पहले, और इसके हिसाब से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 9 5 जा 45 और 8 6 जा 48, ठीक है। ओके। अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जिस भी आई, देखो ये आई मतलब ये क्या होता है, R1, यानी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1, यहाँ पे आई की वैल्यू 2, यहाँ पे आई की वैल्यू 3, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ आई 1 2 एंड 3, और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या, 1 2 एंड 3,
ऐसे में दिखा देता हूँ। एक बात बता देता हूँ मैं आपको ये चीज अभी, कि क्या है ना, कि जहाँ पे भी i प्लस जे का सम जो है ना, जिस भी एलिमेंट पे, वहां पे मतलब आपका ओड आ रहा होगा ना, तो आपको वहां पे उसके आगे माइनस लगाना है। जैसे कि आप ये देखते हो, तो इस पे i की वैल्यू तो 1 है और j की वैल्यू क्या है 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यानी ये ओड है, तो यहाँ पे हमें इससे पहले क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और ये 2 का 2 एज इट इज लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे और इस वाली लाइन, अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे करते हैं, 9 चौक 36 एंड 7 6 42, ये माइनस 42 एंड प्लस 3। ठीक है, 3 को कर लिया, अब इस लाइन को छोड़ देंगे एंड इस लाइन को, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, और 7 5 30। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड हम जैसे ही करेंगे, तो ये क्या होता है, ये तो क्या हो गया -3 एंड ये -2 है, और ये क्या हो जाएगा हमारा +12। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब देखो, वैसे मैं आपको, ये तो हमने सिंपल ही निकाले, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है डिटर्मिनेंट की। तो पहले ये बताओ कि आपको ये समझ में आया है कि भाई ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का हो। ठीक है, तो अब मैं एक आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ कि ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे 0 हुआ है इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू। लेकिन उससे पहले एक बार सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है डिटर्मिनेंट की। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। जैसे कि मान लो, पहले आपका ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, अब बेसिकली आपने इसको क्या कर देते हैं हम, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज हमने जैसे ही किया, तो मैंने आपको बता रखा ट्रांसपोज में क्या, रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या है ना इसका, अभी भी डिटर्मिनेंट, दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, अगर ये हमने ए माना था, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ठीक है, ट्रांसपोज के। ठीक है ना, ये चीज यही बोल रही है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ एनी टू रोज और कॉलम बी ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपका था पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये R1 थी आपकी, R2 एंड R3। आपने क्या किया, R1 को R2 के प्लेस पे लिया और R2 को R1 के, मतलब आपने इंटरचेंज कर दिया। तो क्या होगा, 4 5 6 1 2 3 एंड 7 8 9। अब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, मान लो इसकी आ रही थी पहले आपकी ए, ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी। ठीक है, और वही अगर आप इसको दोबारा इंटरचेंज कर दे, तो मान लो इसकी फिर इसको अगर दोबारा इंटरचेंज कर दोगे, कि मान लो इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया आपकी बार, तो 7 8 9 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। समझ गए, आई होप कि आपको समझ में आएगा, इजी था ये भी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी थर्ड देखो क्या बोलती है। प्रॉपर्टी थर्ड बोल रही है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, बात समझो। इफ एनी टू रोज और कॉलम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मान लो पहली रो थी 1 2 3, दूसरी रो भी हो गई 1 2 3 और अगली हो गई 4 5 6, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो 0 होगा। ठीक है ना, इसका अगर आप इसको ए मानते हो, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कैसे होगा, आप इसे एक्सपेंड करके देख लो। ठीक है ना, सीधा एक्सपेंड जैसे ही करोगे आपको पता लग जाएगा। और वही अगर दो कॉलम भी इक्वल है, जैसे कि 1 1 4 है, अगला भी 1 1 4 हो गया, और यहाँ पे 2 3 4 5 हो गया मान लो, तो भी इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मानते हैं इसको, वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोल रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है, देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है 6 प्रॉपर्टी इसके अंदर टोटल। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा मैट्रिक्स था, वो है मान लो 1 2 3 एंड 4। हमने क्या किया, हमने इसका जो फर्स्ट रो है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 एंड 4। तो इसका मान लो पहले जो डिटरमिनेंट था 1 2 एंड 3 एंड 4, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो हमारी आ रही थी x। तो अब इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x आएगी। ठीक है, और वही अगर हम मान लो इसके नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर देते 2 से ही, तो क्या हो जाएगा, 6 एंड 8। तो अब क्या हो जाएगा, इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4x। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चाहे रो को मल्टीप्लाई करो चाहे कॉलम को मल्टीप्लाई करो, वही हो जाएगा जो अभी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ सम और
if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more terms. जैसे कि देखो, मान लो आपका पहले a प्लस बी और नेक्स्ट एलिमेंट आपका c प्लस डी, नीचे e और f, तो आप इसे दो डिटर्मिनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते हो। a, ठीक है, आगे वाले एलिमेंट ले लो, मान लो आप a c e एंड f, और नेक्स्ट के अंदर आप मान लो ले लेते हो प्लस का करके b e d एंड f, ठीक है। दोनों का डिटर्मिनेंट आप अलग अलग निकाल दो और फिर दोनों का सम कर दो, ठीक है, यही चीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें, if to each element of an any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row are added भी हो सकता है, डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, then the value of determinant remains the same। देखो बताते हैं क्या चीज बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो आपकी जो पहले थी वो थी 1 2 3 4, अब आपने क्या किया कि ये R1 थी, ये R2 है, आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगाई R2 के अंदर, आपने चेंज किया, क्या चेंज किया कि R2 में से आपने R1 माइनस कर दिया, या तो R1 माइनस किया 1 ऑफ R1 या फिर ट्वाइस ऑफ R1 भी आप माइनस कर सकते हो, जो आपका मन करे, लेकिन R2 में से आपने मतलब ये R1 है यहाँ पे, ठीक है, R2 में से R1 माइनस किया, चाहे तो ऐड भी कर सकते हो चाहे माइनस भी कर सकते हो, तो जो भी वैल्यू आएगी ना वो सेम ही, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा होगा उसी के डिटर्मिनेंट के बराबर है, ठीक है। और यही चेंज आप कॉलम में भी कर सकते हो, अगर कहीं पे भी करोगे तो वो सेम ही रहेगा, तो यही चीज है, ठीक है। अब मैंने इससे पहले आपको बोला था कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी जीरो कैसे बन गई बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। देखो क्या था हमारा डिटर्मिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखो मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R3। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं R2 में चेंज ला रहा हूँ, क्या चेंज ला रहा हूँ कि R2 में से मैं क्या माइनस, पहले मैं R3 में चेंज ला रहा हूँ, R3 में चेंज ला रहा हूँ, R3 में क्या चेंज ला रहा हूँ कि R3 माइनस कर रहे हैं हम R2, ठीक है, तो क्या उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये 1 2 3 तो यहाँ पे सेम रहेगा, 4 5 6 भी सेम रहेगा, क्योंकि R2 में थोड़ी चेंज हुआ, चेंज किस में हुआ, R3 में, R3 में से क्या माइनस कर रहे हैं हमें, R2 माइनस कर रहे हैं, तो 7 में से 4 गए 3, 8 में से 5 गए 3 और 9 में से 6 गए 3, ठीक है। अब हमें क्या चेंज करना है, अब हम चेंज करेंगे R2 में, R2 में क्या चेंज कर रहे हैं हम, R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो R2 माइनस R1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 तो आपका सिमिलर रहेगा, अब R2 में से R1 माइनस करो, क्या हो जाएगा 3, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, और ये भी 3 3 एंड 3। अब देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये वाली जो थी ये क्या बोल रही थी कि अगर एनी टू रोज और कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल हो जाते तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ये रो R2 और R3 दोनों क्या होगी, आइडेंटिकल हो गई, तो जिसके कारण इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। समझ रहे हो। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये चाहे की चाहे जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, ये कई कई बार हमारी इतनी हेल्प कर देती है किसी भी मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने में, बहुत ईजी बना देती है उसे, ठीक है ना। समझ रहे हो, तो यही प्रॉपर्टीज है, ये काफी बार यूज हो जाएंगे आपके पेपर में, तो इन पे आप जरा फोकस करना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब की मतलब हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है बेसिकली कि आपने स्केलेंस फॉर्मूला छोड़ो, ये नहीं, आपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से पढ़ा था, हाफ ऑफ x2 माइनस x1 ये वाला ना, तो उसे कैसे मतलब एक्सपेंड करते हैं ना, तो वही चीज है, ठीक है, मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे करते हैं देखें। इसे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना देंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट ही है, 3 है 8 है माइनस, और क्योंकि 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, तो हाफ तो हम रखते हैं, और साथ ही साथ क्या बना देते हैं, डिटरमिनेंट बना देते हैं, डिटरमिनेंट क्या, 3 8 -4 and 2 5 and 1, ठीक है। अब क्योंकि 3 क्रॉस 3 बनना चाहिए, तो तीनों साइड क्या ले ले, एक 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 मतलब कॉलम हमने क्या 1 1 1 का बना, ठीक है, इस हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे आपका क्या होता है, पहले तो हम क्या करते थे, इसको इसके साथ, इसमें से ये माइनस कर दो, इसको इसके साथ, इसमें से ये माइनस कर दो, और फिर जो जैसे ये बचे थे कि 5 को 8 के साथ और इसको इसके साथ, वही चीज कर देते ना, तो वही कुछ ऐसा आपकी बार इसमें होगा, ठीक है, एक के अंदर माइनस का साइन आता था, तो वही चीज थी। तो अब क्या करेंगे हम, बेसिकली अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे और साथ के साथ हाफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो चलो करते हैं, इसे अच्छे से लिख लेते हैं कि हाफ, हम थोड़ा अपने लिए इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, 1 1 1, और क्या मतलब अगर हम इसको ऐसे चेंज कर देते तो 3 and 8 एक ही लाइन में तो है,
-4 and 2 and 5 and 1। क्या है इस डिटर्मिनेंट में और इसमें कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया बेसिकली, कैसे भी आप इसे रख सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया बेसिकली, इसके रो और कॉलम को आपस में बेसिकली तो हमने ट्रांसपोज किया है ना। तो ट्रांसपोज करके क्या हमने इसकी लाइंस को इंटरचेंज कर दिया एक बार। जैसे अगर आप ट्रांसपोज करते तो ये 381 इधर आता, ठीक है ना। अरे काफी कॉम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, चलो यार आपको इजीली बता देता हूँ वैसे तो, वरना आप भी कहोगे क्या है, हाफ ऑफ, ठीक है। मान लो अगर हम 381 को रखते हैं, सबसे पहले हम ऐसे ही कर देते 3 8 and 1। इसी तरीके से आपको एक्सपेंड करके बताता हूँ, वरना आप कहोगे कि सर आपने क्या कर दिया ये, ठीक है। 5 1 and, ठीक है। अब हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो मैंने आपको बेसिकली बताया था, चाहे तो आप इस कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हो, इससे भी, इससे भी। बस आपको साइन का थोड़ा ख्याल रखना है ना, कि कौन से साइन से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैं इस 1 1 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा। ओके, हाफ तो सबके साथ बाहर ही रहेगा, तो 1 का तो 1 ही रहता है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले ये वाला उठा रहे हैं, तो ये वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, तो इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को, इसको करते हैं -4 × -1 -4 and 5 2 10। तो माइन क्या आएगा यहाँ पे, -4 -10, ठीक है। अब इसके साथ तो हमारा माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 1 इंटू में अब क्या करेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे एंड इस लाइन को छोड़ देंगे, 3 1 जा 3, ठीक है, एंड -8 5 जा 45, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या करेंगे, अब प्लस का साइन लेके 1, अब क्या करते हैं, इस लाइन को छोड़ देंगे एंड इस लाइन को, अब क्या करते हैं, ये 3 2 जा 6, ठीक है, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, ओके। अब इसे यहाँ पे तो हाफ भी है, तो अब क्या करते हैं, हाफ इंटू में अब करते हैं -14। अब आप जैसे ही देख रहे हो कि इसमें से आप करोगे -42, लेकिन ये जो -42 है, ये माइनस उसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा, यानी +42। एंड अगेन आप देख रहे हो अच्छा क्या हो जाएगा, ये भी प्लस क्या हो जाएगा, 42, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसको मतलब सोल्व कर देना है। तो 42 + 42 क्या हो जाएगा, 84, और 84 में से हम हमको क्या माइनस करना है, 14, तो वो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 का हाफ करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 35। 35 क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली था, हमने अगर मान लो इसे कोऑर्डिनेट A, B, C, D और E, F गिवन हो, तो कैसे सोल्व करना है, तो उसके लिए मतलब हाफ A, B, C, D, E एंड F, और इधर लिखो 1 1 1, और इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है। जो आएगा वो ट्राइंगल आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, ओके। तो यही बेसिकली था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट पे आता है कि भाई माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग इस ith रो एंड jth कॉलम इन विच। देखो, हम अब तक सारे डिटरमिनेंट की बात करते आ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको अगर वन का माइनर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को एलिमिनेट कर दो, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दो, और इनको सोल्व कर लो 2D की तरह, ठीक है। तो जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि 1 का माइनर क्या हो गया, ठीक है ना, माइनर ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 8 6 जा 48। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर -3 उसका क्या हो गया, माइनर हो गया, ओके। ऐसे ही अगर आपसे कोई 5 का पूछे, तो 5 के में क्या करोगे, इस रो को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, मतलब ये तो कॉलम और ये रो। अब 9 1 जा 9, और ये 7 3 जा 21, ठीक है ना। तो 9 माइनस और क्या हो गया, 21। जो आंसर आएगा वो आपके 5 का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिकली था माइनर। तो हम अब क्या कर रहे थे, हमें एक हर एक की माइनर की वैल्यू पता लग रही थी ना, तो वही चीज है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद आपको डायरेक्टली बता सकूंगा कि भाई डिटर्मिनेंट में हम वो जो चीजें कर रहे थे वो कैसे थी। उससे पहले एक बार कोफैक्टर और पता लगा लेते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। देखो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिनोटेड बाय AIJ, उसमें क्या होता है, -1 की जो पावर होती है ना, उसके ऊपर हम लगा देते हैं I+J। क्या लगा देते हैं, -1 raised to power I+J ऑफ, मतलब कोफैक्टर क्या होता है, -1 raised to power I+J इंटू माइनर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा जो पिछले वाला ही था, क्या था, यही लिया था हमने, 1 2 3 वाला ही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई आपको पहले निकालते 1 का, 1 का हमने माइनर निकाला था, क्या हो गया था, 1 का माइनर हमने यहाँ से निकाला था -3, ठीक है। 1 का जो माइनर माइनर था वो तो क्या है, -3। लेकिन अब हम इसके साथ साथ क्या कर देंगे, -1 की रेज टू पावर
इसकी रो कौन सी है, 1 है यानी 1, और कॉलम भी क्या है, 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी इसकी पावर 2, -1 की पावर आप 2 जैसे ही करोगे, ठीक है ना, इनटू का साइन है यहाँ पे, -1 की पावर 2 आप जैसे ही करोगे तो 1 हो जाएगी, तो इसका माइनर क्या आया, सॉरी आपका कोफैक्टर क्या आया, -3 आया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे 2 पे, मान लो इसका जो माइनर आ रहा है, इसका पहले माइनर हमारा m आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे जाते हो तो इसके हम क्या लिखेंगे कि -1 होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा, कॉलम तो कौन सा है, सेकंड, लेकिन रो कौन सी है, 1, तो 2 + 1 3, यानी -m हो जाएगा, यानी माइनस टाइम्स ऑफ इट्स माइनर, यानी नेगेटिव ऑफ इट्स माइनर, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इस पे भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 + 2 हो जाएगा, ऐसे ही सिमिलरली इस पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉलम तो थर्ड हो गया, लेकिन रो कौन सी हो गई, थर्ड, सेकंड हो गई, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5, यानी -1 रेज टू पावर 5 भी क्या रहेगा, ओड ही रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रो थर्ड हो गई, लेकिन कॉलम क्या हो गया, सेकंड, तो 3 + 2 वापस 5 हो जाएगा, जिस कारण इसका जो माइनर होगा उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, उसका कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम जो इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे थे हर बार, तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें माइनस लेना है, इसमें लेना है, इसमें लेना है, तो वही इसी से निकल के आया है, क्यों, क्योंकि इनके जो कोफैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, माइनस का साइन आ जाता है, क्योंकि i + j क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है, ओके। हम बेसिकली अगर आपको किसी का भी डिटरमिनेंट निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, कोई भी एक रो उठा लेते हो आप, जैसे आपने इसके अंदर ये रो उठाई थी, तो आप इसका क्या निकालते हो, कोफैक्टर निकालते हो, और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे आपने मान लो इसका कोफैक्टर निकाला, इसका कोफैक्टर हम ए मान लेते हैं, इसका बी, और इसका सी, ठीक है, तो इसका कोफैक्टर जो था हमने निकाला और उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफैक्टर जो तो था हमने वो निकाला और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी माना था हमने, और इसका जो वेक्टर था उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, समझ रहे हो ना, तो ये नंबर थे, नंबर को उनके कोफैक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट आ जाता है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, चलते हैं आगे। आगे हमारा आगे क्या आता है, हमारा आगे आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स देखो क्या बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही निकलता है, ठीक है, ऑफ ए, जो कि ऑर्डर क्या है हमारा n × n का है, वो क्या है कि एज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, और ए आई जे हमारा क्या था, जो कोफैक्टर था ना, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, मान लो अगर देखो आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, मान लो हमने कोई मैट्रिक्स लिया, ठीक है, कोई भी हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके हमने सबसे पहले कोफैक्टर निकाले, ठीक है, और जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बना उसका क्या कर देंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आएगा ना हमारा ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स आएगा ना हमारा, मान लो वो क्या होगा, एडजॉइंट हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है, यही ये जो है डेफिनेशन बोल रही है, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। मान लेते हैं हमने एक ये लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे सबके, तो सबसे पहले निकालेंगे 1 का, तो 1 का क्या पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 9 5 जा 45, और 8 6 जा 48, यानी -3 हो गया, ठीक है। इस वाले पे देखो हमें पता है कि i + j है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव साइन चाहे तो आप अभी लगा लो, या फिर आप उसे मतलब अभी रखे रखो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने माइनस साइन को ये रख लिया, तो इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 36, ठीक है, एंड 7 6 जा 42, -42, तो जैसे ही हम करते हैं तो देख रहे हो आप क्या आएगा, -12 आ रहा था, और ये उससे क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। वही अब इसके लिए करेंगे 3 के लिए, तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे, तो मतलब 7 × 8 = 32, ठीक है, एंड 7 5 जा 35, तो 32 -35, ठीक है, तो इसे हम जैसे करेंगे ये क्या हो जाएगा, -3। अब ये जो एलिमेंट है ये देखो ये क्या है, ये इसके आगे भी नेगेटिव आएगा, जैसे इसके आगे आया था, कैसे, क्योंकि इसमें जो रो जो है हमारी वो तो 2 आ रही है, और जो कॉलम आ रहा है वो 1 आ रहा है, 2 + 1 क्या होता है, ओड होता है, तो जैसे ही वो -1 के अपोन में होगा तो वो -1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो इस माइनस को बाहर रखते हैं, और इस लाइन को छोड़ देते हैं, एंड इस लाइन को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएंगे, तो क्या हो गया देखो, 9 2 जा 18, और 8 3 जा 24, तो कितने बच गए, 6 बच गए, यानी माइनस का 6 था, लेकिन ये क्या बना देगा, प्लस का 6 बना देगा इसे, ठीक है। अब ये 5 लेंगे, ठीक है, 5 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, एंड 7 3 जा 21, ठीक है, तो 12 बच जाएंगे ये यहाँ पे, ठीक है, लेकिन किसका, माइनस का 12 आएगा यहाँ पे,
ठीक है ना। अब क्या है, ये 6 का निकालेंगे तो 6 के लिए हम क्या कर देंगे, इसे छोड़ देंगे और इसे। तो 8 1 जा 8 एंड 7 2 जा 14, यानी लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा पहले ही, -8 एंड -14। तो हम जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या बच गया, 6 बच गया ना। और ये माइनस का साइन भी है, तो ये माइनस का साइन उसे किसका बना देगा, प्लस का बना देगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये 7 का को फैक्टर निकालना है, तो 7 के लिए इस लाइन को छोड़ देंगे एंड इस लाइन को छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 एंड 5 3 जा 15, और 12 -15 कर रहे हैं तो -3। ठीक है। अब ये वाला जो है, ये देखो ये क्या हो गया, थर्ड तो हमारी रो हो गई और सेकंड कॉलम हो गया, 3 + 2 5, ये भी ओड हो गया, तो यानी भी यहाँ पे भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा पहले ही। ठीक है। तो अब इसका निकालना है, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे। तो 6 1 जा 6 एंड 4 3 जा 12, तो -6 हुआ था। ठीक है, लेकिन वो जो माइनस का साइन ये जो बाहर है, ये उसे किसका बना देगा, प्लस का बना देगा। ठीक है। अब सिर्फ ये लास्ट वाला बचा, यानी 9 के लिए। तो 9 के लिए क्या, ये वाली लाइन एंड इस वाली लाइन को छोड़ देंगे, 5 1 जा 5 एंड 4 2 जा 8, यानी माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो बेसिकली क्या आ गए, हर एक इसके मतलब पॉइंट से क्या आ गए, कोफैक्टर आ गए। ठीक है, कोफैक्टर। अब इन कोफैक्टर का क्या कर देते, ट्रांसपोज कर देते। तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 12 -3 6 -12 6, एंड ये क्या हो जाएगा, -3 6 एंड माइनस। ये क्या आप आ गया, आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अगर आपने उसको ए माना था तो। एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हमने क्या माना था, ए माना। ठीक है, ऐसे निकाला जाएगा आपका एडजॉइंट। ओके, चलते आगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो ये देखो, सबसे पहले तो क्या है, इफ ए बी गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मतलब अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है आपको, ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना। और नॉन सिंगुलर वही हो जाता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो होती है। अब देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। इनवर्टिबल यानी उसी का ही इनवर्स निकलेगा जिसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी। तो ये क्यों होती है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, वाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जब मैं इनवर्स के ऊपर आता हूँ। ठीक है। अब ये कुछ और प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज पे से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज से आप एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, ऐसी कोई है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। वैसे बस ये प्रॉपर्टी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, मैं अभी तक तो जो मॉक टेस्ट हो रहे थे उनमें से इनमें से कम क्वेश्चन दे रहा था, बट अब इनमें से क्वेश्चन दूंगा। ठीक है। तो जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज आएंगे, इवन तक एनडीए के पेपर में भी इनसे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो आगे आता है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि भाई इनवर्स का बताऊंगा कि इनवर्स क्या होता है। देखो, इनवर्स अगर हमें किसी का निकालना है, मान लो ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालना है, तो वो क्या होता है, आपको यहाँ पे तो आता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिवाइड कर देते हैं ए के किससे, डिटर्मिनेंट से। ओके, तो वो हमारा क्या निकल जाता है, हमारा ए इनवर्स निकल जाता है। लेकिन इससे पहले देखो, एक ये लाइन ये आई थी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो इन्वर्टिबल होगा, यानी तभी उसका इनवर्स निकल सकेगा। अगर सोचो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया, यानी समथिंग अपॉन जीरो, यानी क्या, नॉट डिफाइंड नहीं हो गया। जैसे ही नोट डिफाइंड हो गया तो यानी ए इनवर्स भी क्या हो गया, नोट डिफाइंड। समझ गए। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, तभी उस मैट्रिक्स का क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। समझ रहे हो। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। हमने ए माना है अपना क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हमें इसका एडजॉइंट पता है क्या होगा, हमें इसका क्या डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट हमने अभी जस्ट फाइंड किया था, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो भी इसके चाहो तो आप कोफैक्टर की हेल्प से निकाल सकते हो। देखो क्या था, कोफैक्टर क्या क्या आ रहे थे इसका, -3 -12 इन और -3, ठीक है ना। इसको जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे आके -3 था ना, तो 1 इंटू में -3, ठीक है, +12 था तो 2 इंटू में, क्या यहाँ पे 12 ही आ रहा था क्या, आई गेस कि 6 आना चाहिए था यहाँ पे, क्या यहाँ पे 12 ही आ रहा था, एक बार चेक करें क्या। ये जो 2 है इसका हमने कोफैक्टर निकाला था ना, तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, 9 5 जा 45, हाँ यहाँ पे 6 आएगा, एक्चुअली मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था अभी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, तो ये 2 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, +3 इंटू में, और जो हमारे वो आ रहा था कोफैक्टर -3। अब इसे सोल्व कर देते तो क्या आ रहा था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। तो क्या आप एक बात बताओ, अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो क्या इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली इसका ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे हमने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली वो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई, तो यानी इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो मैंने आपको देखो, ये जो था, अगर आप देखना चाहते हो कि भाई डिटर्मिनेंट जो था आपका वो कहाँ पे, तो आप देख रहे हो इसके अंदर आपका मैट्रिक्स का भी यूज आ रहा है, डिटर्मिनेंट का भी यूज आ रहा है। ठीक है, अब आपकी बेसिकली क्या स्टार्ट हो जाएंगी आगे चल के, मैंने आपका तो है, पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले ये और देख लेना आपकी क्या होती है। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टीज देखो उसके बाद देखो, अब देखो, अब आपका जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट था वो मेनली मैंने सारा कई हद तक हो चुका है, अब बस आपका यही है मेन, जिसके अंदर इनकी एप्लीकेशन यूज होगी। ठीक है, तो इससे पीछे का आपको भाई काफी अच्छे से आना चाहिए, और क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो इस पे भी अब हम थोड़ा फोकस करेंगे और अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो में नहीं चाहता थोड़ी बड़ी हो। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कितनी लेंथ की है। चलिए कुछ 33 मिनट्स की हो चुकी है ये वीडियो, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये करते कवर ट्राई करेंगे कि इसे 45 के मिनट के अंदर ही रखें इस चैप्टर को। ठीक है, इस वीडियो को, तो ठीक है, तो अब आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो देखो इनका एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले तो ये किस में यूज होती है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने में यूज होती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज देखी आप कि यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। देखो, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if its solution exists, मतलब एक या दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, सॉरी, इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके सॉल्यूशन जो वो एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो वही है, वो बताना है हमें कि भाई कैसे क्या होता है। चलो करते हैं, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने किया a1x b1y +c1z, और इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, d1 के इक्वल मान लिया। ऐसे यहाँ पे a2x +b2y +c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली a3x +b3y +c3z इज इक्वल टू d3। अब आपसे कोई बोले कि आपको इस लीनियर इक्वेशन के जो है ये तीनों सिस्टम जो है इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, तो कैसे करोगे। तो इसमें हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे इक्वेशन के साथ थे उन सबको एक मैट्रिक्स में लिखते हैं, जैसे कि a1 b1 एंड c1। ठीक है, a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ओके, अब इसी के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा एक्स वाई जेड है उसे, एक्स वाई जेड जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और ये किसके इक्वल है, इसको भी इसी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे जैसा है ये, तो क्या है, d1 d2 एंड d3। ठीक है, अब इन्हें हम थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे नाम दे देते हैं हम ए, इसे बी, और इसे एक्स दे देते हैं। ठीक है, अब आपके केसेस बनते हैं, क्या केसेस बनते हैं वो देखते हैं, अगर आपको जैसे ही मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम केस बनाते हैं, केस 1, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है ना। ए का जो डिटर्मिनेंट है इफ वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी गिवन, ठीक है। अब दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे की तरफ, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड आगे होगा। ए इंटू ए इनवर्स तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स बी, ठीक है। जब आप मतलब जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये तब का केस है। अब चलते केस टू पे, ठीक है। तो ये है आपका केस टू। अब केस टू में क्या होता है कि जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो केस टू के है ना, असल में आपको क्या है, इसके भी दो पार्ट है। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी जैसे ही जीरो हो जाती है ना, तब आप क्या चीज फाइंड आउट करते हो, मतलब क्या, अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, इफ अगर ये जीरो है या नॉन जीरो है, तो मतलब आप समझ रहे हो, इससे आपके दो केस बनते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है नॉन जीरो, वो नॉन जीरो है। तो जब आपके इसके एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है ना, तो आपके इसके नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और जैसे ही ये है तो इसकी या तो इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या फिर मोर देन वन, ठीक है, और मोर देन। और इसका जो वो तो पर्टिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो क्या यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर, एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा इस पार्ट से, ठीक है। लिख के ले लो आप खुद से, पक्का आएगा। तो 4 नंबर चाहो तो आप अपने यहीं से पक्के कर सकते हो, सिर्फ इस चीज से। ओके। तो केस टू के दो हो जाते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाता है, तब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर इक्वल टू जीरो तो नो सॉल्यूशन, और नॉट इक्वल टू जीरो तो या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। चले अब इसका एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, गिवन क्या है वो देखते हैं। 3x - 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 4x - 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो चलो फिर अभी इन्हें लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ए को लिखते हैं, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए जो अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं, तो ए विल बी 3 - 2 and 3, 2 1 and -1, 4 - 3 and 2, ठीक है। और अब जो वो x हमारा रहेगा वो भी हमें पता है वो क्या हो जाएगा, वो तो सिंपल है, उसे तो हम लिख सकते हैं सीधा ही, x y and z। और जो हमारा b है, b किसके इक्वल है हमारा, अगर हम देखें तो 8 1 and 4, ठीक है। तो ये बनी हमारी जो फॉर्म। लेकिन सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है या नहीं है, ठीक है ना। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो भी है, तो हमें पहले सबसे पहले क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही चेक करना था, ठीक है। चलो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या होगा, 2 1 जा 2, और ये माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर वो माइनस का साइन होगा, यानी 2 - 3, ठीक है। ये माइनस का 2 ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि इसका कोफैक्टर इसे नेगेटिव से वापस वो बना देगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, +2, ठीक है। अब इसको, इस लाइन को छोड़ देते हैं एंड इस लाइन को छोड़ देते हैं, 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 8 हो गया ये, ठीक है। ओके। अच्छा अब ये आ गया +3 अगेन हमारा। अब 3 के अंदर क्या आ रहा है हमारा, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, ये वाली, एंड 2 3 जा 6, माइनस का 6 एंड 4 1 जा 4, लेकिन ये माइनस का 4 हो जाएगा, यानी -10, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो क्या आ गया, ये 3 इंटू -1 यानी -3,
ठीक है, प्लस का 16 एंड माइनस का 30। ठीक है, क्या हो गया, 16 में से 3 गए 13, 13 में से मतलब -17 हो गया हमारा आंसर। तो जो ये -17 है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हमें वो यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। वो कैसे होता है कि x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a इनवर्स इनटू में b। तो सबसे पहले हमें अब क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो a इनवर्स निकालने के लिए, a इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, और अपॉन इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a से। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं सबसे पहले। जो हमारा a है वो क्या है, 3 2 4, 3 2 4, -2 1 -3, -2 1 एंड -3, और लास्ट वन क्या है, 3 -1 एंड 2, 3 -1 एंड 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो इसके ऊपर वाले का तो हमने कोफैक्टर अभी अभी निकाला है, ठीक है, ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम इसके अंदर। तो देखो ये रहा, -3 होगा, इसका क्या हो जाएगा, जो था ये 8 तो था, लेकिन वो माइनस साइन हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन वो किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। तो क्या हो गया, -1 -8 एंड -10। ठीक है, -1 -8 एंड -10, ये तो इसके ऊपर है। अब इन छह के कोफैक्टर और निकालने हैं हमें, तो इसका निकालते हैं पहले सबसे पहले। ठीक है, इसका निकालने के लिए ये वाली लाइन छोड़ देते हैं एंड इसको छोड़ देते हैं। तो टू टू जा क्या हो जाएंगे हमारे, मतलब 2 × 2 -4। ठीक है, -4, और इंटू 3 6, माइनस का 6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसे सोल्व करते तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, हमें इसका निकालना था। क्या हमने ठीक निकाला, एक बार चेक कर लेते हैं वैसे वापस। तो -2 × 2, 2 2 जा 4, माइनस का 4 रहेगा एज इट इज। 3 3 जा 9 होते हैं, 3 3 मैं भी, तुम भी मतलब बता नहीं रहे हो कि सर गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब निकालते हैं इस वाले का। तो यहाँ पे ये 1 है ओनली, सिंपल। तो इसका निकालने के लिए इस वाली लाइन को छोड़ देंगे एंड इस वाली लाइन को। तो 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, ये तो प्लस का 5 आया है, ठीक है, लेकिन देखो मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ये प्लस का 5 आया है, लेकिन ये वाला जो है कोफैक्टर, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, तो -का 5 हो जाएगा ये ऑब्वियसली। अब चलो इस पे आते हैं। तो 1 का निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, -12। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -6। ठीक है, ओके। अब लेते हैं ये वाला, ये -1। तो इसके लिए इस वाली लाइन को छोड़ देंगे और इस वाली लाइन को छोड़ देंगे। तो 3 3 जा 9, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ 4 2 जा 8, माइनस जो था 4 2 जा 8, ये माइनस का साइन इसे प्लस का बना देगा। तो आंसर तो क्या आया हमारा, -1। लेकिन अब इसकी पोजीशन देखो, पोजीशन क्या है यहाँ पे, तो ये माइनस का साइन एक और लगेगा जो इसे किसका बना देगा, प्लस का बना देगा। अब निकालना है इस 4 का। तो 4 के लिए इस वाली लाइन को छोड़ देंगे और इस वाली लाइन को छोड़ देंगे। तो -2 इंटू यहाँ पे माइनस था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो जैसे ही करते हैं 4 के लिए, मतलब इस वाली पोजीशन के लिए निकालेंगे 4 का। तो -2 इंटू -1 यानी 2। अब माइनस का साइन 3 × 1 यानी 3, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, -1। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1। अब निकालते हैं 3 के लिए। देखो इस पोजीशन पे नेगेटिव लगेगा, ये बात भी ध्यान रखना। इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे। 3 × -1 यानी -3। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 2 6 होते हैं ना, तो लेकिन किसका होगा, माइनस का। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस का 9, लेकिन इस पोजीशन पे क्या बना देगा इसे, प्लस का 9। ठीक है, अब ये लास्ट वाली पोजीशन जो हमारी लास्ट वाली है, ये लाइन छोड़ देंगे हम, ये वाली लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 × 1 यानी 3, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। 4 और 3 7। ठीक है ना, 3 × 1 3 एंड 2 2 जा 4, यानी प्लस का 7। ओके, तो ये क्या आ गया, हमारा कोफैक्टर आ गया बेसिकली। ठीक है, लेकिन कोफैक्टर थोड़ी ना निकालने थे हमें, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोफैक्टर का क्या और करना पड़ता है बताओ। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज भी करना होता है। ठीक है ना, मुझसे भी काफी बार गलती होती थी क्लास 12 के अंदर, जब मैं था, मैं भी सिर्फ इसका मतलब पता है, ये कोफैक्टर निकाल के छोड़ देता था और उसका ट्रांसपोज नहीं करता था। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ओके, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं।
क्योंकि अब ये क्या आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ही आएगा डायरेक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, -1, -8 एंड -10, -5, -6 एंड 1, -1, 9 एंड 7। ओके, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है हमारा -17, यानी क्या हो जाएगा, -1/17 से हमने इसको बाहर ही मल्टीप्लाई रखा। ठीक है, ये तो आ गया हमारा ए इनवर्स। अब देखो हमें तो किसकी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स क्या है, ए इनवर्स इंटू में बी। तो सबसे पहले इंटू में बी भी करना पड़ेगा, यानी 8 × 1 × 4। इसके साथ क्या है, 8 × 1 × 4। अब देखो पहले ये चेक करते क्या ये मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। ये कितने का है, 3 × 3 का। और ये कितने का है, 3 × 1 का। तो 3 × 3 बिल्कुल हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या होगा, 3 × 1, यानी इसी का मैट्रिक्स बनेगा। सॉरी गाइस। ठीक है, चलो अब करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो हम पहले इसके पूरे की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ठीक है। तो चलो करते हैं, क्या आएगा, -1 इंटू में 8, तो क्या हो जाएगा, -8, और -5 एंड -4 सबसे ऊपर, ठीक है। देन इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। तो 8 × 8 = 64, यानी माइनस का 64, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और ये 9 × 36, यानी प्लस का 36। ओके, अब इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई इस रो की इस पूरे कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, -10 × 80, -80 +1, एंड ये जो हो जाएगा हमारा प्लस का 20, ठीक है। अब बेसिकली इसके साथ जो है हमारा 1/17 भी चल रहा है, माइनस का 1/17 मल्टीप्लाई में। अब इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो -1/17 का -1/17 एज इट इज। अब इसे सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो करते हैं, क्या हो गया, 8 और 4 12, और 12 और 5 17, तो माइनस का 17 हो गया सबसे ऊपर। तो अब इन्हें जैसे जैसे सोल्व करते चलते देखते हैं क्या हो रहा है। ये क्या है, 36, 36 में से 6 है 30, और इसमें से चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, माइनस का 34, ठीक है। अब ये करते हैं, 28 और 129, 29 को हम 30 मान लेते, 30 में से गए यानी -59, और एक क्या कर देंगे हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी माइनस का 51, ठीक है। तो ये आ गए हमारे। अब इसको जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो माइनस साइन से सारे माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे हमारा क्या आता है, 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34, और 17 × 3 = 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी अब इसे आप कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, वाई की वैल्यू 2 आ रही है, और जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। ये हमारा वो यूनिक सॉल्यूशन, समझ गए। इसी तरीके से हमें क्या करने, क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं, सारे के सारे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने एक और पेज छोड़ा था इसके लिए, ताकि आप और अच्छे से मतलब थोड़ा एक्सपेंड करके, बट आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। डिफिकल्टी आपको कुछ होगी नहीं इसमें। ओके, तो मैंने आपको क्या करा दिया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर बचा है जो कि है प्रोबेबिलिटी। वो हम नेक्स्ट डे करेंगे, यानी कल करते हैं, ठीक है। कल आपको उसकी वीडियो भेजेगी। ओके गाइस, सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।